हम में से कई इस देश के युवा अपना ग्रेजुएशन करने के बाद या ग्रेजुएशन विदेश में करना चाहते हैं। मेरे साथ मेरे एक ऐसे दोस्त आज जुड़े हैं मेरे साथ, जिन्होंने रीवा के एक छोटे से गाँव से निकल कर के फ्रांस में पढ़ाई की और अब वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। फ्रांस में कैसे दिन कट रहे हैं पंकज आपके? नमस्कार कृष्णा भाई और सभी हुँ, दर्शकों को। वेल हुँ, फ्रांस के दिन अब मेरे को यहाँ पे 4 साल हो चुका है, मैं फ्रांस में हुँ, हूँ। हुँ, तो हुँ, पिछले पिछले 4 साल अच्छे भी गए हैं और बुरे भी गए हैं। हुँ, शुरुआती 2 साल तो पूरी पढ़ाई में निकल गए थे, जो कि काफ़ी अच्छे रहे। एक एजुकेशन लाइफ़ हमेशा बहुत अच्छी रहती है, अगर आप माहौल हुँ, को अडॉप्ट कर लें तो। लेकिन हुँ, फाइनेंशियली दूसरी साइड में भी बहुत दिक्कतें जाती हैं, क्योंकि फ्रांस एक बड़ा डेवलप्ड देश है और यहाँ की हुँ, पढ़ाई हुँ, बहुत महँगी है। अगर आप नहीं जानते कुछ तो आपको बहुत सारी चीज़ों को समझने में और करने में टाइम तो लगता ही है, ऊपर साथ-साथ आपको फाइनेंशियली अ, दिक्कतें भी आती हैं, अगर आप अम, रिच घर से ना हो या फिर आप सामान्य परिवार से हैं या ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। तो पंकज देखा आप जाए तो अपने दोनों। बारे में बताइए आपका जो शुरू की शिक्षा-दीक्षा हुई वो कैसे हुई? कैसे आपने प्रारंभिक शिक्षा करी? घर का बैकग्राउंड कैसा है? जैसे आपने कहा कि यदि हम साधारण परिवार से हैं तो विदेश में पढ़ना एक मुश्किल टास्क होता है। तो हुँ, हुँ। थोड़ा-सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कहाँ से आपने प्राथमिक शिक्षा ली? फिर उसके बाद कैसे आप आगे बढ़े? वेल मेरा जन्म हड़हाई गाँव में हुआ है, जो कि डभौरा के पास आता है और जिला रीवा है। और मेरे 3 भाई भी हैं और सबसे छोटा मैं हूँ। हुँ, हुँ। फिर मेरी जो पढ़ाई हुई थी वो पिपरिया से शुरू हुई थी और मैंने केजी 1 से शुरुआत की थी और भी एक इंग्लिश मीडियम पिपरिया था। पिपरिया भोपाल? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हुँ, फिर हुँ। वहाँ से मेरी पूरी पढ़ाई शुरू हुई। वहाँ से मैंने 7th 8th तक मैंने बिरसेवा स्कूल से की, जो कि इंग्लिश मीडियम था। सीबीएसई अच्छा। नहीं था, एमपी गवर्नमेंट का था। उसके बाद हुँ, मेरे पिताजी का ट्रांसफर होता रहता था, क्योंकि वो एक प्राइवेट सर्विस में थे। हुँ, उसके हुँ। बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर पंजाब में हुआ, मोगा में। तब वो टाटा केमिकल्स में थे। हुँ, टाटा हुँ। केमिकल्स में फिर मैंने पंजाब में रह के 3 साल रहा, जहाँ पे मैंने 8, 9, 10th करी। उसके बाद मेरे पिताजी का ट्रांसफर करनाल हो गया हरियाणा में, तो वहाँ पे भी मेरा जाना हुआ। तो मैंने वहाँ से 10th 11th और 12th करी। हाँ, मैंने 3 स्टेट्स अच्छा। में अपनी पढ़ाई पूरी करी। अच्छा, उसके अच्छा बाद पहले से ही माइग्रेट रहे आप। हाँ, पहले से मैं काफ़ी एक्सपोज़र मिला बाहर-बाहर जाने का। हाँ, और वो हाँ, एक हाँ, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि आप जब बाहर हुँ, जाते हो, आप दूसरे लोगों से मिलते हो, पूरा हुँ, कल्चर डिफरेंट होता है, लैंग्वेज डिफरेंट हुँ। होती है, तो वो एक अच्छा एक्सपोज़र रहता है अपने आप को खोलने का। अच्छा तो फिर आपने ये एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने का कैसा सोचा? कैसे आपके दिमाग में आया कि मुझे एग्रीकल्चर करना है और फिर सतना जाना है, ये कैसे दिमाग में आया और फिर कैसे क्या? मैंने वैसे 10th के बाद बायोलॉजी ली थी और बायोलॉजी में अच्छा, काफ़ी इंटरेस्ट था, क्योंकि वही मेरे को सबसे सरल लगता था। बाकी फिज़िक्स, हाँ, केमिस्ट्री मेरे बस की नहीं थी। तो अच्छा। फिर हाँ, लेकिन फिर भी हुँ, मैं मतलब मतलब फिर मैंने एमबीबीएस की तैयारी करी थी 1 साल इंदौर रह के, जो कि अच्छा। मैं नहीं कर पाया, जिसमें मैं हुँ, सक्सेस हुँ, नहीं हो। तो हुँ, घर हुँ, वालों को लगता है कि यार बच्चा भी सिंसियर नहीं है, तो इसको वैसा करते कहीं न कहीं डालते हैं। तो फिर उन्होंने मेरे भाई को बोला, क्योंकि जो मेरा एक बीच वाला भाई है, उसने चित्रकूट में रह के उसने एमटेक बीटेक एग्रीकल्चर में किया है, बीटेक हुँ, एग्रीकल्चर हुँ, किया। उसने हुँ, रीवा का सतना का वो ईकेएस यूनिवर्सिटी का पता किया। फिर इन हुँ। लोगों ने सब लोगों को मैं मेरे पीछे लग के मुझे वहाँ पे एडमिशन दिलवाया और मैं तो रोया बहुत कि भाई मैं नहीं जाना मुझे नहीं जाना सपना। अच्छा, अच्छा, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते थे? मेरा तो यही था कि मैं बड़े शहर निकलना। अब अच्छा। उस एज में तो लोगों को लगता है ना यार, बड़े शहर जाएँगे, रहेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, अच्छा स्कूल, कॉलेज रहेगा, नाम होगा। हाँ। लेकिन ले दे के सपना आ गया ना। हुँ, हुँ। सपना में रहा पहले तो काफ़ी बुरा लगा, लेकिन जब पिछले फिर एक एक 6 महीने भर में तो मेरे को मैं अडॉप्ट कर लिया था, तो मेरे को अच्छा भी लगने लगा था, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से सब जाने लगा।
तो फिर हुँ, वहीं से मैंने एग्रीकल्चर, क्योंकि मेरे पापा एग्रीकल्चर से थे, तो उन्होंने मेरे को मतलब एडवाइस हुँ, किया कि एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है, काफी वास्ट और बैकबोन है अपनी कंट्री का, तो हुँ, काफी हुँ। अच्छा स्कोप भी है अच्छा जॉब। तो फिर ये विदेश जाने का ख़्याल कैसे आया? हाँ, फिर यही सब जब मैं सेकंड थर्ड ईयर में था, तो मेरा भाई हाँ, जा हम चुका। हम देखते थे आपको, आप जब भी कोई भी डिस्कशन होता था तो आप हमेशा फ़ॉरेन की ही बात किया करते थे कि फ़ॉरेन में पढ़ाई की जा सकती है, ये किया जा सकता है, कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। तो ये कीड़ा आपको कब से काटने लगा और फिर कैसे आपका विचार हुआ फ्रांस जाने ये का? ये ये देखा जाए तो ये मेरे भाई के जाने के बाद हुआ। मेरा भाई हुँ, फ्रांस आ चुका था उस समय तक, और मैं अच्छा। सेकंड सेकंड थर्ड ईयर में था। तो मुझे भी हुँ, काफी वो लगा, एकदम से अचानक से ये आया था क्या। और ये जो हुँ, अचानक से ख्याल आया था वो कुछ ही कंट्रीज के लिए आया था, जैसे न्यूजीलैंड। क्योंकि जब अपन एग्रीकल्चर में पढ़ते थे तो आपने भी देखा हुँ, होगा कि अपन बात करते थे कौन से देश इतने आधुनिक हैं, तो अपन हुँ, ने हुँ, जो है न्यूजीलैंड के बारे में बहुत सुना था, डेयरी सेक्टर, डेयरी हुँ, सेक्टर के लिए। स्विट्जरलैंड हुँ, के बारे में सुना था, और हुँ, डेनमार्क के लिए भी। हुँ, पहले दो तीन कंट्रीज के लिए भी देखा, लेकिन फ्रांस का नाम नहीं था उसमें, मतलब फ्रांस का नहीं सोचा था। लेकिन फिर हुँ, जब फिर भाई ने बोला कि अरे मैं तो फ्रांस में ही हूँ, तो फ्रांस के क्यों नहीं चेक करके आऊं? तो फिर हुँ, सेकंड हुँ, थर्ड ईयर से मैंने ये शुरुआत कर दी थी। थर्ड ईयर से ही मैंने अपने कंसेप्ट खोल लिए थे कि बाहर निकलना है, तो हुँ, उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी थर्ड ईयर से। लोगों से हुँ, पूछता था, किसी को आइडिया हो तो दो, कुछ बताओ बताओ वगैरह वगैरह। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर फोर्थ ईयर आने को ही था, और मैंने अपनी एप्लीकेशन डालना शुरू कर दी थी यूनिवर्सिटीज के ऊपर, कि अच्छा, एडमिशन के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग होती है। तो मैंने हुँ, थर्ड फोर्थ एक इसमें रह के ही मैंने एक दो तो इंटरव्यू दिए थे यूनिवर्सिटीज को, हुँ, और कि एडमिशन के लिए। तब मेरी डिग्री नहीं आई थी, लेकिन तब प्रोसेस चल रही थी, तो एक साल का टाइम भी लिया मैंने। जब मैंने फाइनल कर लिया फोर्थ ईयर में कि मुझे फ्रांस जाना, तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे फ्रांस जाना है, तो उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रांस जाना मतलब एक अलग कल्चर। कल्चर तो इंडिया के बाहर सारा डिफरेंट ही है, पूरा कल्चर, रहना सहना सब अलग है, भाषा। फ्रांस की जब मैंने सोच लिया, फिर मैंने उसके बारे में, उसके कल्चर को पढ़ने के लिए मैं अहमदाबाद गया, फिर मेरे पापा का अहमदाबाद ट्रांसफर हो गया था। तो मैं अच्छा आप ये ग्रेजुएशन के बाद अहमदाबाद गए आप? हाँ, तो अहमदाबाद अच्छा, में गया, ये अहमदाबाद में फिर मैंने फ्रेंच लैंग्वेज सीखी एक साल। अच्छा, अच्छा, मैं और वही पूछना चाह रहा था कि मान के चलिए जैसे आपने वहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है, कोई बच्चा चाहता है कि मुझे विदेश में पढ़ाई करनी है, तो उसको क्या करना पड़ता है? जैसे जो आपने किया वो आप बताएँ कि आपने कैसे अप्रोच किया वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में और उसके लिए आपने क्या किया यहाँ पे, क्या-क्या तैयारियाँ की, जिसके बाद आप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुए? सबसे बड़ी बात, बाहर जाना मतलब बहुत दिमाग लगाना है, एकदम आउट ऑफ बॉक्स देखने की बहुत जरूरत है। मतलब हुँ, आप ये नहीं कह सकते कि कोई आपकी मदद कर दे। अगर आप हुँ, इस सब चीज के चल गए हैं, तो आप भूल जाओ कि आपको बाहर जाना है, क्योंकि आपको बहुत इंडिपेंडेंट रहना है, बहुत खुद का इनिशिएटिव लेना है। तो जो प्रोसेस रहती है वो यही रहती है कि आप कहाँ जाना है। पहले तो ये देखिए, आपका हुँ, उद्देश्य क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और आपको क्या एक्सपेक्टेशन, आप करना क्या चाहते हैं, खुद से पहले ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हुँ, बात तो कौन सा देश, देश में फिर ठीक है, उस देश में आप जो करना चाहते हो वो अवेलेबल है कि नहीं, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि जो मैंने सेलेक्ट करी थी उसकी क्या थी कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपकी हुँ, डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, आपको रेफरेंस देने पड़ेंगे 2-3, और बहुत सारे लोगों डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। तो फिर वो हुँ। लोग क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स एनालिज करते हैं कि हाँ क्या ये कंपेटेबल है हमारे कोर्स के ये साथ। ये लैंग्वेज सीखने के पहले की प्रोसेस है, ये पहले की प्रोसेस है। हुँ, ये प्रोसेस, क्योंकि क्या होता है कि जब आप जैसे कि जॉब होती है, तो जॉब में भी हुँ, उसमें रिक्वायरमेंट लिखी रहती है, तो यही सेम कंडीशन उसमें भी होती है कि आप जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, तो उसमें हुँ, वो आपको पूरा आपका बताएंगे कि एकेडमिक कौन सा होना चाहिए, आपको भाषा आनी चाहिए, सबको प्रूफ भी देना पड़ेगा आपको। हुँ, तो हुँ, उसी तरीके से ये सब चीजें था, और जब ये सब होता है तब वो आपके टच में आ जाते हैं यूनिवर्सिटी वाले, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई वहां से आपके टच में रहेगा, आपको गाइड करेगा, और उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो जब ये सब हो गया था, तो उस समय मैं फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखा था, कुछ 6-7 महीने पहले की बात थी।
जाने से। तो फिर उन्होंने मेरे इंटरव्यूज लिए थे। पहला इंटरव्यू नॉर्मली होता है और वो देखते हैं कि आपका मोटिवेशन कैसा है, आप कितने एक्साइटेड है और मतलब आप क्या चाहते हैं, तो वो चेक करते हैं। फिर दूसरा जो इंटरव्यू हुआ तो वो उस प्रोफेसर के साथ हुआ जो प्रोग्राम को मैनेज करता है। तो उनसे बात की मेरी, थोड़ी बहुत फ्रेंच में हुई और बाकी इंग्लिश में भी हुई थी। काफी थोड़ा लगता भी कह रहे बाप रे कितना करना पड़ रहा। तो वैसे दोनों क्लियर हो गए थे। फिर तीसरा जो रहता है वो फाइनल होता है कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आपको लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। तो वो फाइनल भी हो गया था कि चलो ठीक है हम आपको लेंगे। जब ये प्रोसेस हो जाता है, जब आपने पूरी उनकी रिक्वायरमेंट फिल कर दी, लेकिन डिग्री तब भी मैंने नहीं दी थी। तब मैंने एक ऐसे प्रोविजनल डिग्री मांगी थी कि आप मुझे प्रोविजनल दे दो जिससे मैं उनको बता दूं कि हाँ मैंने पढ़ाई हुँ। खत्म कर चुकी है, मेरे पास पूरी मार्कशीट है और ये सब चीज मतलब आपको उन्होंने देनी शुरू में कोई डिग्री नहीं माँगी, पहले तो आपको उन्होंने सेलेक्ट किया कि आप परफेक्ट बंदे हो उनकी यूनिवर्सिटी के लिए कि नहीं? है। हाँ, तो वो डिग्री फिर मैंने बाद में 1 साल बाद दी थी, वहां पहुंच के फिर उनको दी थी। हुँ, उसके जब ये सब हो गया, उसके बाद फिर जब एक बार कंफर्मेशन कंफर्मेशन लेटर आ गया, हुँ, हुँ, एडमिशन लेटर आ गया। वो एडमिशन लेटर आपको हेल्प करता है कि आप वीजा के लिए अप्लाई कर पाओ। हुँ, हुँ, तब आपके पास आ जाता है कि हाँ अब आप फ्रांस की वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास पासपोर्ट पहले ही था। फिर हुँ, मैंने अप्लाई किया। वीजा के लिए भी अप्लाई करना बहुत बड़ी हेक्टिक है, आसान नहीं होता। अच्छा। आपको पूरी हुँ, रिक्वायरमेंट फिल करनी पड़ती है और वो हुँ, टाइम भी लेता है। 2-3 महीने कई बार ले लेते हैं, कई लोगों के पास 6-6 महीने ले लेते हैं और पता भी नहीं चलता। कई बार तो रिजेक्ट होगी कि नहीं होता, रिजेक्ट भी हो जाते हैं अगर आप वैलिड रीजन देते हैं। तो वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको फ्लाइट बुक करनी पड़ती है ऑलरेडी। आपको रहने की जगह बतानी पड़ती है, कहाँ जा रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं। आपको एडमिशन लेटर देना पड़ता है। आपको बहुत सारी चीजें देनी पड़ती है। वो सारा मैंने प्रोसीजर अहमदाबाद में रह किया और एक 1 डेढ़ 2 महीने में मेरा मेरा वीजा आ गया था। जाने से 2 महीने पहले मेरे पास मेरा वीजा आ गया था। फिर तब से थोड़ी धड़कनें बढ़ने लगी कि बाहर निकलने वाला हूँ और फिर धीरे धीरे बुरा भी लगने लगा कि यार घर वालों को छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक काफी देखा जाए तो 1 साल की लंबी प्रोसेस थी। वहाँ पे मैंने फ्रेंच भी सीखी थी अहमदाबाद में रह के। जिसके अच्छा, बाद ये खाली हम। फ्रेंच सीखने में आपको कितना वक़्त लगा और कैसे सीखी आपने? वेल, ये तो मैंने अहमदाबाद इंडिया में रह के, अहमदाबाद में रह के थोड़ा बहुत तो हुँ, सीख ही ली थी। इतनी हुँ। सीख ली थी कि मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। तो वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जैसे वहाँ हमने देखा है टफ़ल निकालना पड़ता है, वो एग्ज़ाम निकालने पड़ते हैं वहाँ पे, लैंग्वेज जाने के लिए लैंग्वेज का एग्ज़ाम निकालना पड़ता है। तो जैसे आप वीज़ा अप्लाई करते हो या कि आप वहाँ जाने से पहले ऐसा कोई लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट क्या होता है? वैसे उसका इंग्लिश का रिक्वायरमेंट था तो मैंने आईलेट्स हुँ, निकाला था उसके लिए और जिसमें मेरे 7 आए थे। नहीं सॉरी 6.5 आए थे। हुँ, तो हुँ। वो निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट में आता है कि प्रूव रहता है कि हाँ ये बंदा इंग्लिश में, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज तो सर्वाइव तो कर सकता उसको उसमें कितने नंबर आना ज़रूरी होते हैं? है। वो तो डिपेंड होता है यूनिवर्सिटीज के ऊपर। अच्छा, तो कई यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटीज अपने-अपने स्तर से लेती है ना? हाँ अपने अपने रेजर्व तो रखती हैं आपका मोस्टली। इंग्लिश का हुआ था आपका, लैंग्वेज का हाँ जो भी हुआ था एग्ज़ाम? हाँ, इंग्लिश का दिया था, फ्रेंच लैंग्वेज का नहीं मांगा था। लेकिन मैंने हुँ, फिर भी फ्रेंच सीख के B1 लेवल तक गया था। मेरे पास B1 लेवल के तो ये सर्टिफिकेट। आपने अहमदाबाद में ही सीखी B1 लेवल तक या कि वहाँ जाने के बाद? अहमदाबाद में रह के मैंने B1 का सर्टिफिकेट भी किया था और प्लस अच्छा, हल्का सा B2 भी कर लिया था। अच्छा, और अच्छा। काफी कॉन्फिडेंट था कि अरे हाँ आती है, मुझे तो आती है। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन जब जब पहली बार फ्रांस आया तो काफी हाँ, एक्साइटेड था। तो और सबसे बड़ी बात है कि मैं उस शहर में गया था जहाँ का पूरा एटमोसफेयर ही 95% फ्रेंच था। बड़े हुँ, बड़े हुँ, शहरों में इंग्लिश चल जाती है, पेरिस जैसी जगह में। हुँ, लेकिन हुँ, मैं ओंजे करके एक जगह थी, वहां पे मैं गया हूँ। हुँ, तो हुँ, वहाँ पे इतनी इंटेंस फ्रेंच बोलते थे। थोड़ा हुँ, हुँ, मतलब बहुत टाइम लगा और मेरा सेमेस्टर बैक लगा था, पहला सेमेस्टर, उसी के कारण, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज इतनी ज्यादा हाई लेवल की। हुँ, हुँ। आपको सुनने का, लिखने का, आपको हर एक चीज में बहुत वो रहना पड़ता। तो तो फिर अभी आप परफेक्ट हो गए फ्रेंच में कि अभी भी दिक्कत अब होती है थोड़ा बहुत? अभी सही बोलूँ तो मेरे को दिक्कत तो कुछ नहीं है। मैं जैसे अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं वैसे फ्रेंच में बात कर सकता हूँ।
टेलीफोन हुँ, एक इंटरव्यू निकाल लेता हूँ, कभी स्काइप इंटरव्यूज निकाल लेता हूँ। लोग अगर मेरे आजू-बाजू कुछ बता रहे हैं, तो वो भी समझ तो जाता समझ हूँ। लेते इतना हैं। सब हाँ, आता है। लेकिन हुँ, देखा जाए तो जब आप और आगे निकलने की कोशिश करेंगे कि किसी प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएँगे, तो हुँ, हुँ, प्रोफेशनली देखा जाए तो मैं अभी भी लैग कर रहा हूँ। इसको इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि मतलब फ्रेंच आती, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया कभी कि यार अपनी क्यों ना इम्प्रूव किया जाए। हुँ, तो हुँ। वो चीज़ें अभी भी रहती है, लेकिन तो इंग्लिश जो है आपको वो मतलब ये मैं कहूँ कि आप लैंग्वेज अभी भी सीख रहे हो, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काम चलाऊ जो आपने फ्रेंच सीखी, तो उसमें कितना समय लगा आपको? काम चलाऊ में तो ये मान के चलो कि 2 साल, 2 ढाई साल। 2 और ढाई ये साल एक लग ऐसी गया। चीज़ है कि आपको कंटिन्यू करनी है, आपको मतलब बीच में छोड़ना नहीं है, गैप नहीं लेना है। हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने साल 2 साल पढ़ी, उसके बाद उन्होंने गैप ले लिया और फिर से वो भूल गए। हुँ, हुँ, ये भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर दिक्कत होने लग जाती है। आप भूलने लग जाते हो कि क्या बोलना, क्या नहीं बोलना। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट करी। जो मेरा रियल इम्प्रूवमेंट था वो 5 साल ही हुआ। क्योंकि पूरा अच्छा, माहौल मेरा फ्रेंड्स का था और मैं हुँ, ऐसे मतलब जो मेरे जो कॉलेज मेट्स थे, स्कूल मेट्स थे, यूनिवर्सिटी वाले दोस्तों थे, उनके साथ रह के मैंने काफ़ी इम्प्रूव। चूँकि आपका कॉलेज में सिलेक्शन यहीं पे हो गया था इंडिया में ही, है ना? हुँ, हुँ। तो वहाँ जाने के बाद फिर एडमिशन की क्या प्रोसेस रही? फिर कैसे आपने एडमिशन लिया वहाँ पर? तो जो मेरा जो एडमिशन था वो एक स्कूल का नाम था, फ्रेंच में बोलूँगा, कोई फ्रेंच नाम है इसका, इकोल सुपीरियर d'Agriculture, जिसको अपन ईएसए बोलते हैं इंग्लिश में, ईएसए। तो और अच्छा, जो मेरा प्रोग्राम था वो मास्टर इंटरनेशनल एग्री बिजनेस। तो जब मैं हुँ, पहुंचा हूँ यहाँ पे, तो ये हुँ, लोग एक स्टार्टिंग में एक सेशन रखते हैं, 2-3 सेशन हमेशा रखते हैं, जिससे लोग हुँ, इंटीग्रेट हों। लेने भी आए थे मेरे को स्टेशन, जिससे मेरे को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ मेरा हॉस्टल है। तो हुँ, उन्होंने हुँ, हॉस्टल पहुँचाया, पूरे डॉक्यूमेंटेशन के थे वो दिए मेरे को। उसके हुँ, बाद जिस दिन पहला सेशन रहता है जहाँ पे सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं, तो वो लोग वहाँ पे सब सिखाते हैं, आपको रजिस्टर करते हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं, आपको बैच देते हैं। तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करें, उसके फिर वो टाइम भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो 1-2 महीने देते हैं आपको, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करने का। आपके लिए एक अलग से एक बंदा रख दिया जाता है जो आपको आपकी प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स के लिए इनिशिएट करवाता है। तो बहुत ईज़ी प्रोसेस रही, ज़्यादा दिक्कत नहीं रही थी। उन लोगों ने मेरा हुँ, सारा डॉक्यूमेंट्स करवाए और टाइम टू टाइम, क्योंकि यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी नंबर चाहिए होता है, आपके हुँ, वीज़ा को क्लियर करने के लिए एक ओपी रहता है। तो उन लोगों ने सारा रह रह के 2-3 महीने में सब क्लियर करवा दिया था हुँ। और कोई दिक्कत ही नहीं है कि मुझे। अच्छा, वहाँ का एजुकेशन क्या है? क्या फ़र्क देखते हो आप इंडिया और फ्रांस में? क्या क्या मतलब वहाँ का एजुकेशन कैसा है? मैं वहाँ के एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगा आपसे। वेल एजुकेशन बहुत प्रैक्टिकल है यहाँ का, मतलब अच्छा। आपको जैसे कि पढ़ा दिया उन्होंने, पढ़ा दिया उसके फिर वो प्रैक्टिकली आपको जज करते हैं, प्रैक्टिकली आपको आपका टेस्ट लेते हैं। हुँ, और हुँ, आपको हुँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो जो प्रैक्टिकल करवाते हैं, बहुत ओपन है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मतलब टाइम पे आओ, सीखेंगे। विजिटिंग टीचर्स रहते हैं जो आते हैं बड़ी-बड़ी कंपनी में, जिनका मतलब बड़े-बड़ी कंपनी में वो बड़े-बड़े पोस्ट में आते हैं, वो लोग आते हैं एज़ अ टीचर, वो आपको सिखाते हैं। हुँ, तो हुँ। अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से, अपन इंडिया में बहुत थ्योरेटिकल जाते हैं, बहुत थ्योरी पढ़ते हैं, कि नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं थ्योरेटिकली। लेकिन यहाँ पे थ्योरी के साथ-साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड बोले तो फैक्ट्री विज़िट करवाना, केसेस देना और प्रोजेक्ट्स पे काम करवाना। हुँ, तो ये हुँ। सब चीज़ें बहुत हैं। स्टूडेंट टूर पे ले जाना, ट्रिप्स पे ले जाना, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ विज़िट करवाना। तो इन सब चीज़ों पे ये लोग बहुत फ़ोकस करते हैं और तो वहीं से हमने भी थोड़ा बहुत सीखा-वीखा। लेकिन देखा जाए तो प्रैक्टिकल बेस काफ़ी है। यहाँ पे इंटर्नशिप ज़रूर करवाते हैं, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया। हुँ, हुँ। इंटर्नशिप मास्टर प्रोग्राम का एक पार्ट रहता है। आप उसको नहीं क्लियर करोगे तो आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो अच्छा, इंटर्नशिप की 6 महीने की तो इंटर्नशिप ये करवाते हैं। मास्टर्स के लास्ट सेमेस्टर पे होता है? हाँ, ये मास्टर का लास्ट सेमेस्टर होता है, जो कि हुँ, पेड होता है। अगर आप हुँ। इंटर्नशिप कर रहे हो किसी कंपनी से, कंपनी आपको पैसे देगी। आपको एक कंपनी रखेगी और एक मिनिमम देगी। उसका मैक्सिमम भी जाता है लेकिन मिनिमम रहता है, वो आपको देगी। और आप उस दौरान कंपनी में बहुत
मतलब काम करोगे वो आपको सिखाएंगे ज़्यादा ज़्यादा और आपकी मदद हुँ, करेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको सब चीज़ करवाएंगे। जो आप जिस फील्ड में, जैसे कि मैंने सेल्स में की थी, सेल्स मार्केटिंग में की थी, तो उन लोगों ने हुँ, मेरे कंपनी में रखा, सिखाया, पढ़ाया, सब चीज़ कराया और पैसे भी दिए। तो वो 6 महीने होता है और जो 6 महीने के 2 महीने जो रखते हैं वो आपको मदद करते हैं कि आप अपनी रिपोर्ट बना लो। रिपोर्ट आप अपना थीसिस लिख लो। तो मैंने भी वही किया था। मैंने पिछले 2 मतलब जब मेरी इंटर्नशिप खत्म होने लगी तो मेरी कंपनी के मैनेजर ने आपकी हेल्प करता है वो, आपकी थ्योरी बनवाता है, आपकी थीसिस बनवाता है, जो कि आपको डिफेंड करना होता है फिर बाद में। फिर आपका कॉलेज में, स्कूल में जाके, यूनिवर्सिटी में जाके आपको प्रोफेसर के सामने आपको डिफेंड करना पड़ेगा। आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा 6 महीने का जो आपने किया, किस अच्छा। ऑब्जेक्टिव पे गए थे, ऑब्जेक्टिव क्या थी हुँ, आपकी इंटर्नशिप का। हुँ। तो वो सब बहुत मैटर करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे, आपको बात करनी है, उसको प्रूव करना है, क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स होंगे, और वो भी फ्रेंच में होंगे या इंग्लिश में, वो डिपेंड। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये वहाँ पे जो जॉब की प्रोसेस है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश के अंदर ज़्यादा है, तो फ्रांस में एम्प्लॉयमेंट का क्या है? रोज़गार का क्या है? क्या जॉब आसानी से मिलती हैं या वहाँ भी बेरोज़गारी है? या वेल है, यहाँ यदि रोज़गार हैं तो किस सेक्टर में ज़्यादा हैं, किसमें कम है? ये जानना चाहेंगे आपसे। वेल रोजगार तो यहाँ पे भी है, रोजगार की हुँ, दिक्कत नहीं है। फ्रेंच लोगों को इजीली जॉब मिल जाती है क्योंकि वो उनकी खुद की मातृभाषा है। और हुँ, क्योंकि जो फिर सही चीज देखी वो ये कि यहाँ की पॉपुलेशन इतनी है नहीं। यहाँ के हिसाब से इनकी पॉपुलेशन अच्छी है तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी हैं। जो जो मुझे जो रियल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वो ये है कि पहली बात तो भाषा। भाषा में मतलब वो लोग यही प्रेफर करते हैं कि जैसे कि एक एक बाहर से व्यक्ति जब इंडिया आएगा और इंडिया में, तो वो यही देखेगा कि यार इंडिया वाले को उसकी भाषा भी आती है, उसको तो उस एरिया का नॉलेज भी है। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो यहाँ पे भी होता है। जो सबसे आसानी से जो अगर जॉब मिलती है वो है आईटी सेक्टर में, क्योंकि इंडियंस, आईटी आईटी में तो भारत का डंका है पूरी दुनिया के अंदर। तो बस वही एक चीज है जो कि इजिली मतलब इंडियंस लोगों को मिल जाती है, स्ट्रगल नहीं रहता। लेकिन हुँ, जहाँ आपका फील्ड और डोमेन अलग है, जैसे आप एग्रीकल्चर से हो और आपकी फील्ड सेल्स और मार्केटिंग में जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो बहुत सारे चैलेंजेस और मतलब इजी नहीं। बाकी ये है कि पॉपुलेशन के हिसाब से इनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोथ काफी है। और ये लोग आपके आपका एक्सपीरियंस भी देखते हैं और आपकी एजुकेशन के बाद आप बहुत फोकस करते हैं आपने क्या किया। और जो आपका नॉल एजुकेशन है उसके बेस पे आपको मतलब पूरा देंगे। ऐसा नहीं कि आपको मिनिमम वेजेस पे रखेंगे। आपको आपकी प्रोफाइल को मतलब काफी इम्पोर्टेंस है, उसका अहमियत तो मतलब आईटी सेक्टर के अलावा यदि आप दूसरे सेक्टर में हो तो प्रॉब्लम्स आपको भी फेस करनी पड़ती है। करनी पड़ेगी। फिर लैंग्वेज एक बैरियर बन जाता है हुँ, हुँ, अगर हुँ। आप किसी ऐसी इसमें जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी है जो लोग डिमांड करते हैं। आईटी में इतना नहीं रहता, क्योंकि कोडिंग वोडिंग सब इंग्लिश में जो भी होती है इतना नॉलेज नहीं आती ना। लेकिन एक आईटी वाला बंदा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठता है और वो अपना काम करता है, जो कि नॉलेज के बेस पे होता है। दूसरे फील्ड में वो लोग एक्सपीरियंस की डिमांड करते हैं, लैंग्वेज की डिमांड करते हैं, और डिग्रीज की डिमांड तो करते ही करते हैं। तो मतलब जितने स्ट्रांग आपकी प्रोफाइल उतना जल्दी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने का मौका मिलेगा। आपको लगभग 4 साल वहाँ पे फ्रांस के अंदर हो गए हैं। तो आप क्या देखते हो, डिफरेंसेस क्या देखते हो भारत और फ्रांस के अंदर? आप क्या वहाँ पे अच्छी चीज़ें देखते हो जो इंडिया के अंदर नहीं है और इंडिया के अंदर क्या अच्छी चीज़ें देखते हो जो फ्रांस के अंदर नहीं है? वेल सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया में बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। और मुझे लगता है जो स्ट्रगल है वो बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन है, क्योंकि एक हाँ। बड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ की पॉपुलेशन के हुँ, हिसाब से। यहाँ पे वैसी हुँ, अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत हुँ, सब चीजें हैं। यहाँ के लोग इजिली, अभी जो मेरे साथ में जो मेरे साथ पढ़ते थे, जितने भी फ्रेंच हुँ, स्टूडेंट थे, वो सब के सब अच्छी जगह वेल सेटल्ड है, अच्छी जॉब कर रहे हैं अपने। लेकिन वहीं पे इंडिया में देखा जाए तो बहुत सी दिक्कतें हैं। एक जॉब वैकेंसी निकलती है जिसमें लाखों लोग आते हैं। तो ये सही सब बात थोड़ा है। डिफरेंस है। और हुँ, दूसरा चीज यही है कि मतलब आपकी प्रोफाइल क्या है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको वेतन दिया जाता है, उसी के हिसाब से आपको जज किया जाता है। तो यहाँ पे लोग आपकी प्रोफाइल को देख के आपको अच्छी अच्छी पोजीशन देंगे,
अच्छा पैसा देगी जिसमें कोई मोल भाव नहीं है। लेकिन इंडिया में वो होता है, आपको इंडिया में हमेशा बहुत ही छोटे स्तर पर शुरू का काम करना पड़ता है। आपको सीधे से एक अच्छी जॉब पोजीशन नहीं दे देंगे, आपको पहले जो एकदम जुगाड़ की जरूरत होती है यहाँ पे जॉब पाने के लिए, जुगाड़ की बहुत सबसे बड़ी जरूरत। बहुत रेफरेंस लगाना पड़ता है इंडिया में, जो कि हम्म। नहीं तो इसका रेफरेंस नहीं तो उसको बहुत दिक्कतें आती हैं, जॉब मिलने में तो काफी दिक्कतें आती हैं। अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है, हम्म। डिप्रेशन झेलना पड़ता है, मोटिवेशन रहता है वो खत्म होने लग जाता है। और ये सब चीजें समस्याएं हैं जो कि यहाँ पे नहीं है। इंडिया में ऐसा अच्छा अच्छा क्या है जो फ्रांस में नहीं है और होना चाहिए? इंडिया में तो अपनापन लगता है कि भाई अपना देश हम्म। है, तो हम्म। और अपना परिवार रहता है तो इतना कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि जो परिवार है वो बहुत सपोर्ट रहता है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे हम्म। जैसे आप अपना स्कूलिंग करते हो तो आपके माता पिता आपको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ की ये चीज ये है कि यहाँ के जो बच्चे जब वो बाहर निकलते हैं पढ़ाई के लिए तो वो पार्ट टाइम जॉब जरूर होते हैं। पार्ट टाइम जॉब करके खुद के पैसा भी कमाते हैं, अपने बच्चों को भरते भी हैं, और माँ बाप पे ज्यादा डिपेंड नहीं रहते हैं। डिपेंड कर रहते हैं जब लगता है कि हाँ माँ बाप की हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हेल्प भी करते हैं। लेकिन इंडिया में देखा जाए तो अपन पूरे के पूरे डिपेंड रहते हैं माँ बाप के ऊपर, अपनी हाँ फीस सही से है। लेके रहने सहने से लेके हर एक चीज में अपना अपने पेरेंट्स की हाँ, यदि करते हैं पापा लोग। पैसे वाले हैं तो बच्चा कमाने के लिए ज्यादा जोर भी नहीं लगाता। नहीं लगता। और तो ये सब चीजें मैंने देखी यहाँ पे, फिर हम्म। पूरी एजुकेशन वो लोग खत्म करते हैं और हम्म। फिर बाहर रहने लग जाते हैं, और घर वालों से मिलने के लिए भी इनको टाइम निकालना पड़ता है जहाँ पे अपने को टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये कल्चरल डिफरेंस है, और यही मैंने देखा। बाकी इंडिया में ये है कि आपके लिए मोरल सपोर्ट के लिए लोग रहते हैं, आप अकेले नहीं रहते हो, आपकी खुद की भाषा है, आप जानते हो, खाना है आपका। तो तो है ये। अभी जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी बात कि आपका उद्देश्य क्या है जीवन में, ये एक ऐसी पिक्चर होनी चाहिए जो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि एक आपका गोल सेट रहेगा कि हाँ मुझे अपने जीवन में एक इस स्तर पे पहुंचना है जहाँ पे जाके मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले। तो वो बहुत जरूरी है। अब मैं तो अब आके यहाँ पे अपना गोल सेट कर रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप गोल सेट करें कि यार मुझे यहाँ से पढ़ाई करनी है, आजकल यहाँ पे पढ़ाई करके मुझे ये काम करने हैं, ये काम करने से फिर मेरे को ये वाला टारगेट अचीव करना है। तो जब ये गोल सेट रहेगा तो आपको क्या रहेगा कि एक डायरेक्शन रहेगी कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो यंग जनरेशन को तो यही है कि आप पहले गोल सेट करें लाइफ में अचीव क्या करना है, क्योंकि जब आपके पास पिक्चर क्लियर रहेगी कि आपको करना क्या है तो आपको गोल को अचीव करने में बहुत मदद करेगी। और विदेश में आना भी है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विदेश आना मतलब आप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हैवी इन्वेस्टमेंट है, वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट की बात आई तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप की पढ़ाई में अभी तक कितना खर्चा हो गया? पढ़ाई, रहना, खाना, ये सब मिला के क्या कितना खर्चा कर दिया आपने? देखा देखा जाए तो पढ़ाई को लेके ओवरऑल जो मेरा 20-25 लाख तक का खर्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को लेकर, हम्म। पढ़ाई को लेके मेरा 20-25 लाख का खर्चा हुआ है। इसमें से 18 लाख के करीब मेरी फीस थी, और बाकी हम्म। फिर रहना खाना पीना वो 7-8 लाख तक का है। उसका हम्म। लेकिन एक बार जब आप कमाना शुरू करते हैं तो बहुत इजी रहता है, आप इजी हर चीज फुलफिल करते हैं। तो मैंने क्या किया कि मैंने इंडिया से लोन लिया था, लोन से मैंने फीस भरी और अपनी पढ़ाई करी। और फिर जिस दिन हम्म। जॉब लग गई तो उस दिन मैंने यहाँ पे लोन लिया और पूरा इंडिया का लोन एक बार में भर दिया, और मैं यहाँ पे हम्म। अपना लोन भर रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छा। है। हम्म। मतलब आप अगर तो जॉब है तो आप इजिली पे कर सकते हो अपना लोन। मतलब यदि जिसके पास 20 लाख नहीं है तो क्या वो तो पढ़ाई कर सकता है फ्रांस के अंदर? कर तो सकता है, कर तो सब सकता है। मतलब हम्म। नथिंग इज इम्पॉसिबल, सब चीज पॉसिबल है। तो हम्म। बस ये है कि जैसे कि मैंने बोला कि आपको बहुत क्लियर होना चाहिए आप किस लिए आ रहे हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा कि कई लोगों ने 20,000 से एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खोली। आपने सुना होगा किसी ने 1,000 की इन्वेस्टमेंट करके उसने मंथली लाख 2 लाख 3 लाख कमाता है। और बिल्कुल ये खुद बिल्कुल। सोच के ये कुछ समझ के चलिए कि अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन में, जिसका आउटपुट का आपको भरोसा नहीं, आप कुछ फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, तो एक इन्वेस्टमेंट है। इसके लिए आपको भी
पिक्चर क्लियर रहनी चाहिए कि भाई इसके बाद क्या होने वाला है, क्या करना कहाँ चाहते हैं। जाना है मुझे, क्या 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 हासिल करना है। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप वो 15 लाख एजुकेशन में ना लगा के अगर आप बिजनेस भी सेटअप करना चाहें, बहुत बड़ी बात है। लोग 2-3 लाख में ही बिजनेस सेटअप कर देते हैं, तो 15 लाख हम्म। एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ही बड़ी अमाउंट है, जिससे लोग भी चाहें तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन एजुकेशन को देखा जाए तो वो गलत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, गोल क्लियर होना चाहिए, लाइफ के उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। नहीं तो आने से बहुत समस्याएं हो सकती हैं। और ऐसे काफी मेरे दोस्त हैं जो यहाँ पे आए, जिन्होंने पढ़ाई करी लेकिन आज वो इंडिया रिटर्न जा चुके हैं। मतलब आप यहाँ पे आके पढ़ाई वढ़ाई किए, आपने जो पैसे इन्वेस्ट किए उसका आउटपुट तो मिला नहीं आपको, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली नहीं, लेकिन आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पैसे तो गए ही गए। 20-25 लाख तो जितने अभी भी वो थे वो। इंडिया में क्या कर रहे हैं अभी वो। उतना नॉलेज नहीं, लेकिन इंडिया में जाके जॉब ही ढूंढनी पड़ेगी। तो यही मान के आपका चलिए कि अगर आपका आप, फ्यूचर प्लान क्या है, आप क्या फ्रांस में ही रहना है या अ, अपने देश लौटना है, वहाँ वहीं पे जॉब करनी है। मेरा उद्देश्य तो यही है कि मैं मिनिमम एक एक्सपीरियंस लूँ यहाँ पे। अभी मेरे को 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा हम्म। उद्देश्य है कि मिनिमम 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 5-6-7 साल का मैक्सिमम। अभी 3-4-5 साल और जॉब करने की वो है, जॉब करके अच्छे से अपने आप को डेवलप करके, स्किल्स नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन करके, और हम्म। थोड़ा बहुत सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करूँ। जब मैं लिया हूँ तो खुद का कुछ इनिशिएट करूँ, छोटा सा बिजनेस स्टार्टअप ये जो भी है, जिसके बारे में अभी सोच रहा हूँ। अभी मतलब कुछ फिक्स नहीं, लेकिन सब चीजों के बारे में ये कि हाँ ये यही करूँ, इंडिया ही रिटर्न आऊंगा। यहाँ रह के मैंने अपना जीवन नहीं निकालना, घर वाले सब वहाँ पर हैं, तो इंडिया ही रिटर्न आना है। ईश्वर करे आप जो सोच रहे हो वो सफल हो और आप एक हम लोगों के लिए एक आदर्श पुरुष के रूप में सामने आए। आप हमसे जुड़े, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा भाई, आपके बहुत बहुत धन्यवाद।